दोस्तों ये फिल्म सर चार्ल्स डिकेंस की मशहूर बुक अ टेल ऑफ टू सिटीज़ पर मबनी है, जिसमें इनकलाब फ्रांस के दौरान फ्रांस और इंग्लैंड की मंजरकशी की गई है। फिल्म के स्टार्ट में फ्रांस की गलियों में से गुजरती हुई एक बग्गी को दिखाया जाता है, जिसमें पेरिस का एक जालिम जिम्मेदार मार्किस सेंट एवरमोंट सवार होता है। तेज़ी से गुजरते हुए उसकी गाड़ी एक बच्चे को कुचल देती है। सब लोग और बच्चे का बाप वहाँ जमा हो जाते हैं, लेकिन एवरमोंट को ज़रा भी परवाह नहीं होती। उल्टा वो लोगों को डांटता है और कहता है कि लड़का अपनी लापरवाही से मारा गया है, और पूछता है कि अगर उसके घोड़े जख्मी हो जाते तो उसका जिम्मेदार कौन होता। ये कहकर वो एक सिक्का बच्चे के बाप को और दूसरा उसके हमदर्द डिफार्ज की तरफ फेंक कर आगे बढ़ जाता है। इस पर सब गुस्से से तिल मिलाकर रह जाते हैं, लेकिन इन बादशाह लोगों के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी पर राइटर चार्ल्स डिकेंस ने कहा था, इट वॉज़ द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड इट वॉज़ द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। मतलब ये कि कुछ लोगों के लिए ये सबसे अच्छा वक्त था और कुछ लोगों के लिए यही सबसे बुरा वक्त था। अगले सीन में जारविस लॉरी अपने बैंक की तरफ से खुफिया मिशन पर लंदन से पेरिस का सफ़र करता है। उसके सफ़र में उसके साथ एक 17 साल लड़की लूसी मैनेट भी होती है, जो ये जानकर हैरान होती है कि उसका बाप डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट अभी ज़िंदा है और 18 साल तक पेरिस में खुफिया तौर पर कैद रहने के बाद हाल ही में रिहा हुआ है। जब मिस्टर लॉरी और लूसी पेरिस पहुंचते हैं तो वो डॉक्टर के साबिक नौकर अर्नेस्ट डिफार्ज को उसकी देखभाल करते हुए पाते हैं। डिफार्ज अपनी बीवी के साथ पुराने क्वार्टर्स में शराब की दुकान चलाता है। डिफार्ज मिस्टर लॉरी और लूसी को उस रूम में लेकर जाता है जहां उसने डॉक्टर मैनेट को रखा होता है, लेकिन वो साथ ही उन्हें खबरदार भी करता है कि डॉक्टर की कैद के सालों ने उसे बहुत बदल दिया है। दुबला पतला और पीला डॉक्टर मैनेट जूते बनाने वाले एक बेंच पर बैठकर जूते बना रहा होता है। वो मुश्किल डिफार्ज और मिस्टर लॉरी के सवालों के जवाब देता है, लेकिन जब लूसी उसके पास आती है तो उसे अपनी बीवी याद आती है और वो रोने लगता है। लूसी उसे तसल्ली देती है कि अब उसकी मुश्किलात के दिन ख़त्म हो गए हैं और वो उस पर भरोसा रखे, और फिर मिस्टर लॉरी और लूसी उसे इंग्लैंड वापस ले जाते हैं। लेकिन जाते हुए डॉक्टर के सामान से उसकी एक डायरी मिसेस डिफार्ज अपने पास रख लेती है। फ्रांस में ही सेंट एवरमोंट का भतीजा चार्ल्स डार्ने अपने चचा से कहता है कि उससे उन लोगों का गरीबों पर जुल्म और सितम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, और वो अपनी ज़मीन जायदाद सब कुछ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड शिफ्ट हो रहा है। वहाँ से जाते हुए उसका ख़ानदानी मुलाजिम गबेल उससे इल्तिजा करता है कि वो उसे भी अपने साथ इंग्लैंड ले जाए, क्योंकि उसे डर होता है कि लोग जल्द ही एवरमोंट के मुजालिम के सामने उठ खड़े होंगे और वो गरीब मुफ्त में मारा जाएगा। इस पर चार्ल्स डार्ने उसे तसल्ली देता है कि वो बेफिक्र रहे, उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, और अगर कभी उस पर कोई मुसीबत आई तो वो दुनिया के किसी भी कोने में हो उसकी मदद को ज़रूर पहुंचेगा। 5 साल बाद टेलिसन्स बैंक का पोर्टर जेरी मिस्टर लॉरी को एक पैगाम पर अदालत लेकर जाता है। मिस्टर लॉरी को चार्ल्स डार्ने के मुकदमे के लिए गवाह के तौर पर बुलाया गया होता है। चार्ल्स डार्ने पर फ्रांस और अमेरिका के लिए जासूसी करने का इल्ज़ाम होता है। मुकदमे की समाअत में डॉक्टर मैनेट और लूसी भी शामिल होते हैं, जो कि मुलज़म के गवाह के तौर पर आए हुए होते हैं। डॉक्टर मैनेट अब तक मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुका होता है और अपनी बेटी के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। अगर चार्ल्स डार्ने गद्दारी का मुजरिम पाया जाता है तो उसे इबरतनाक मौत का सामना करना पड़ेगा। मिस्टर मैनेट और लूसी मैनेट डार्ने के हक में गवाही देते हैं, क्योंकि फ्रांस से वापसी पर उसने बाप बेटी की काफ़ी अच्छे से हेल्प की थी। लेकिन उसके बाद मार्किस सेंट एवरमोंट का भेजा गया एक झूठा गवाह जॉन बारसेट गवाही के लिए पेश होता है और डार्ने को एक जासूस करार देता है। लेकिन डार्ने के अटॉर्नी मिस्टर स्ट्राइवर के सवाल से पता चलता है कि बारसेट खुद एक जासूस है। मुकदमे में एक अहम मोड़ उस वक्त आता है जब स्ट्राइवर का असिस्टेंट सिडनी कार्टन साबित करता है कि बारसेट असल में डार्ने को ठीक से जानता ही नहीं। वो तो कार्टन और डार्ने के दरमियान फ़र्क भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो दोनों एक जैसे ही नजर आते हैं। ये इंकशाफ डार्ने की मुस्बत शनाख्त को शक में डाल देता है और अदालत ठोस सबूत ना होने की बिना पर डार्ने को बरी कर देती है। मुकदमे की समाअत के बाद डार्ने, कार्टन और स्ट्राइवर तीनों लूसी की खूबसूरती और अच्छी नेचर की वजह से उसके दीवाने हो जाते हैं। स्ट्राइवर उसे प्रपोज करने का फैसला कर लेता है, क्योंकि अब वो लाइफ में सेटल होना चाहता है, जिस पर कार्टन उसका काफ़ी मजाक उड़ाता है। कार्टन भी दिल ही दिल में लूसी को पसंद करता है और उसे प्रपोज करना चाहता है। वो एक दिन लूसी के घर पर जाकर उसे अपनी ख्वाहिश बताता है, लेकिन वो लूसी उसमें कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं करती, जिस पर वो काफ़ी मायूस हो जाता है। बिलाखिर ये डार्ने होता है जिसकी मोहब्बत लूसी कबूल कर लेती है और दोनों डॉक्टर मैनेट की रजामंदी से शादी कर लेते हैं। शादी की रात डॉक्टर को एक मरतबा फिर जहनी माजूरी का दौरा पड़ता है और उसे लगता है कि वो दोबारा जेल में जूते बना रहा है, लेकिन अगली सुबह तक वो फिर ठीक हो जाता है। डार्ने और लूसी की एक बेटी पैदा होती है और वो एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। कार्टन उनका फैमिली फ्रेंड बन चुका होता है और अक्सर उनसे मिलने आता है। डार्ने को भी कार्टन की हालत पर तरस आता है। कार्टन ये जानता है कि उसके शराबी और खुदगर्ज लाइफस्टाइल की वजह से वो लूसी को नहीं अपना पाया था, ताहम वो वादा करता है वो खुशी से अपनी जान भी दे देगा उस ज़िंदगी को बचाने के लिए जिसे वो प्यार करता है, और लूसी उसके खुलूस और लगन से मुतासिर होती है। इसी दौरान फ्रांस में सूरत हाल बदतर होती जाती है। बदअमनी के आसार उस वक्त वाज़ेह हो जाते हैं जब डार्ने के जालिम और बेहिस चचा मार्किस सेंट एवरमोंट को उस बच्चे का बाप उसके बिस्तर पर कत्ल कर देता है जिसको उसकी गाड़ी ने कुचल दिया था। जुलाई 1789 में बेस्टील में इनकलाब पूरी ताकत के साथ फूट पड़ता है
डिफार्जिस इनकलाबी तहरीक के मरकज़ में होते हैं और तशद्दुद और तबाही की लहर में लोगों की रहनुमाई करते हैं। 1792 तक इनकलाबी फ्रांस का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभाल चुके होते हैं और जिसको भी वो रियासत का दुश्मन समझते हैं उसे कैद और कत्ल कर देते हैं। डार्ने को एवरमोंट के स्टीवर्ड की तरफ से एक ख़त मौसूल होता है जिसे पकड़ लिया गया होता है और जो डार्ने से इल्तिजा करता है कि उसे बचाने के लिए फ्रांस आए। अपने खिदमतगार के लिए फ़र्ज़ का एहसास करते हुए और ख़तरे को पूरी तरह महसूस ना करते हुए डार्ने चुपके से फ्रांस के लिए रवाना हो जाता है। एक बार जब वो पेरिस पहुंचता है तो इनकलाबी उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और खुफिया तौर पर ला फोर्स जेल में ले जाते हैं, जहां किसी से रब्ता करने का कोई तरीका नहीं होता और ना ही मुकदमे की कोई उम्मीद होती है। डॉक्टर मेनेट, लूसी और लूसी की बेटी ये खबर मिलते ही जल्द ही पेरिस पहुंच जाते हैं। वो मिस्टर लॉरी से मिलते हैं जो टेलिसन बैंक की पेरिस ऑफिस में किसी काम से आया होता है। डॉक्टर मेनेट चूँकि एक लंबा अरसा बेस्टील में कैद काट चुका होता है तो इनकलाबियों के सामने वो एक बहादुरी का रुतबा रखता है। वो सबको बताता है कि उसके दामाद के साथ क्या हुआ है। वो डार्ने के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करता है और मुकदमे में बताता है कि अगरचे डार्ने को टाइटल और जायदाद विरासत में मिली है, लेकिन उसने अपने सफ़ाक ख़ानदान से तमाम ताल्लुकात तर्क कर दिए थे और इसके बजाय वो अब इंग्लैंड में फ्रेंच ज़ुबान और लिटरेचर के ट्यूटर के तौर पर काम कर रहा होता है। उसकी ताकतवर गवाही उसके दामाद को आज़ाद करा देती है। वो अपनी बीवी और बेटी के पास पहुंच जाता है, लेकिन ये खुशी आर्जी साबित होती है क्योंकि दोबारा मिलने के चंद घंटे बाद ही इनकलाबी डिफार्जिस के इल्ज़ामात की बुनियाद पर डार्ने को दोबारा गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले दिन डार्ने को एक मरतबा फिर से अदालत में पेश किया जाता है। इस बार डिफार्जिस जेल में डॉक्टर मेनेट की तरफ से बरसों पहले लिखा गया एक खत पेश करते हैं जिसमें उसने मैडम डिफार्ज के ख़ानदान के कत्ल और डॉक्टर को कैद करने के लिए तमाम एवरमोंट्स की मजम्मत की थी और तमाम एवरमोंट्स को जालिम लिखा था। चूँकि चार्ल्स डार्ने भी एक एवरमोंट था, इसलिए अदालत डार्ने को भी जालिम करार देती है और उसे मौत की सज़ा सुना देती है। दरअसल अर्नेस्ट डिफार्ज की बीवी एक भी एवरमोंट को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि एवरमोंट्स ने उसकी बहन और उसके ख़ानदान को बेकसूर मारा था। वो ये भी कहती है कि डार्ने के बाद अगली बारी उसकी बीवी और बेटी की है। मेनेट और डार्ने ख़ानदान को खबर दिए बगैर सिडनी कार्टन पेरिस पहुंचता है। उसे डार्ने की किस्मत के बारे में पता चलता है। उसने लूसी और उसकी बेटी को बुलेटिन भेजने की साजिश के बारे में भी सुना होता है। वो मिस्टर लॉरी को अपने शनाख्ती कागजात देता है और उसे कहता है जैसे ही डार्ने वापस आए वह सवारी तैयार रखे और सबको फ़ौरन शहर से बाहर ले जाए। वो हर हाल में डार्ने को बचाने का फैसला कर चुका होता है। इस मकसद के लिए वो जॉन बारसेट की मदद लेता है और ला फोर्स जेल की कोठरी में दाखिल होता है जहाँ इनकलाबियों ने डार्ने को रखा होता है। जेल में वो डार्ने के साथ कपड़े बदलकर उसे बेहोश कर देता है और उसके बाद बारसेट डार्ने को उसकी जगह जेल से बाहर ले जाता है। उनकी एक जैसी शक्लों की वजह से कोई भी उसको पहचान नहीं पाता। सब डार्ने को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर मिस्टर लॉरी डॉक्टर मेनेट, बेहोश डार्ने और लूसी और उसकी बेटी को फ्रांस से बाहर ले जाता है। इस तरह कार्टन अपनी जान कुर्बान कर देता है, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार उसके दिल में इत्मीनान होता है क्योंकि उसने उस औरत और उसके ख़ानदान को बचाया होता है जिससे वो प्यार करता है।